नमस्कार दोस्तों। आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी की चर्चा करने वाला हूँ, जिसका आप चार्ट देखें तो चार्ट में लगता है कि स्टॉक फिलहाल मल्टीबैगर दोबारा बनना चालू हुआ है, जहाँ पे खास के एक सपोर्टिंग लेवल पे एवरेज वैल्यू के आसपास जिन जिन लोगों ने लिया होगा, उनके लिए तो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को नज़र आती है। स्टॉक में मैक्सिमम देखा गया कि करीब 53,000% का मार्केट में जंप है। इस स्टॉक का नाम है विप्रो और देखने को आया कि हम इस पे देखें तो करीब 53,000% का जंप देखने को आती है। मैक्सिमम 10 सालों के डेटा के बेसिस पे मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। चलिए आज इसी स्टॉक के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आखिर क्या पोटेंशियल है मार्केट को लेकर के। जो बीच में ट्रेंडिंग इसका चेंज हुआ था, फिर मार्केट जिसकी जंप करती है और स्विंग वाली पोजीशन निकल के नजर आती है, लगातार बढ़ती नजर आती है। तो विप्रो के बारे में जानने के प्रयास करते हैं। विप्रो जो कि एक आईटी कंपनी है और आजकल जहाँ पे सबके सब एआई बेसिस पे कामकाज करती है, वहाँ पे कहती है मोर इंटेलिजेंस लेस आर्टिफिशियल्स। इनकी एक हैशटैग टैगलाइन चलती है, कहती है कंसल्टिंग्स मीट एम्बिएशंस। और जो कि कम ये क्लाउड्स बेस्ड कामकाज करती हैं देखने नज़र आती है। साथ में कहती है सॉफ्टवेयर ड्राइवन्स इम्पैक्ट इन द एक्शंस, और ये सारे सर्व इस पे देखने को मिलता है। ये भी पार्टनर विद people to transform the transformation सिस्टम डिजिटल वर्क प्लेस की बात करती नज़र आती है। और इनके पास और कुछ इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो ये कंपनी वैसे अच्छी खासी रिटर्न बनाती नज़र आई है। और इसका बिजनेस मॉडल भी अच्छा खासा है विप्रो का, और नाम भी है, ऐसा नहीं है नाम नहीं है। नाम तभी बनता है किसी कंपनी को जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नजर आती है, तभी आपकी नाम भी बनती नजर आती है। तो चलिए, स्टॉक की प्राइस कहाँ थी करंट मार्केट में, करीब 541 के पास, जिसको हम टच करने वाले हैं नहीं। बेसिकली 3 फैक्टर से बनती है, उन तीनों फैक्टर में हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे। इसमें फैक्टर इज द एफ इज द बेस, टी इज द टेक्निकल, एंड सेकेंड थर्ड इज द सेंटिमेंटल। हम तीनों को एक एक एस्पेक्ट लेने का प्रयास करते हैं। तो कंपनी की बुक वैल्यू कहती है नियरली 143 के आसपास, जो कि फंडामेंटल कंपनी की बेस कहती है। इसके बाद इंट्रेंसिक वैल्यू देखा जाए तो इंट्रेंसिक वैल्यू 242, जो कि इसके नियर अबाउट द 100 रुपये के आसपास का इंक्रीज करती नजर आती है। किससे? क्योंकि बुक वैल्यू से इसकी एसेट्स वैल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आती है। चलिए ये भी ठीक है। इसके बाद फेस वैल्यू कहती है कंपनी का 2 रुपये क्या। और जो एक नज़र देने वाली बात होती है जहाँ पे कहते हैं स्टॉक की पी क्या है, किसी स्टॉक का पी क्या है, क्योंकि पी डिसाइड करता है जो स्टॉक महंगा है सस्ता है, ये डिसाइड करता नज़र आता है, जो कि 100% इज नॉट ए करेक्टली। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसको सेक्टर वाइज भी कंफर्म करके देखा जाए तो सेक्टर वाइज में उसको परफॉर्मेंस को देखना चाहिए कि यदि ये कंपनी सॉफ्टवेयर ही बनाती है तो सॉफ्टवेयर में सेगमेंट वाइज में सॉफ्टवेयर से जो अदर कंपनी जैसे टीसीएस है या उसको कंपेयर, तो उसकी कंपेयर करके देखा जाए तो सेम सेगमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल जो डेटा है उसके हिसाब से देखा जाए, इंडस्ट्रियल पी क्या थी 31 का, और इसका पी थोड़ा सा कम है, अर्थात 26 के आसपास है। अर्थात अभी यहाँ पोटेंशियल बनती नजर आती है। यदि एक पहली नज़र को ये स्टॉक को देखा जाए तो ये दर्शाता है कि अभी यहाँ पे पोटेंशियल कितना परसेंट का, नियर अबाउट द 20% के आसपास पोटेंशियल और भी बनती नजर आती है। तो इस हिसाब से देखा है तो करीब 100 रुपये का यहाँ पे जंप हो सकता है, नियर अबाउट द 100 रुपये के आसपास का। चलिए आगे देखते हैं डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहाँ पे देखा जाता है कि डेट टू इक्विटी क्या कहते हैं, तो 0.22 के आसपास आती है। करंट रेशियो में थोड़ा सा इसके हिसाब से देखा जाए तो करंट रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.34 का आसपास रेशियो निकल के आती है। हिस्टोरिकल डेटा आर ओ सी कहती है करीब 16.7 16.9, और आर कहती है 14.3 के आसपास। कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही, लेकिन डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड उतना बड़ा नहीं है। हाँ, 0.818% के आसपास का है, ठीक है। अब आते हैं जहाँ पे हम स्टॉक पी की बात कर रहे थे। स्टॉक पी बेसिकली कुछ है नहीं, स्टॉक पी फॉर्मूला है जिसका कहते हैं ईपीएस। स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस को है उसको ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो स्टॉक की पी निकल के आ जाता है। स्टॉक पर जो अर्निंग है, प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से वो निकल के आ जाती है। और ये जो ईपीएस है वो भी डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी कहाँ से है? जिसको नंबर ऑफ शेयर और प्रॉफिट से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर को, तो ईपीएस निकल के आ जाती है। तो एक इसके बाद देखा जाए कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उसकी होल्डिंग क्या कहती है। प्रमोटर्स होल्डिंग कहती है करीब 72-73% के आसपास। प्रमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया, अच्छी बात है। फिलहाल ये 380% के आसपास की बुक वैल्यू से जंप करती नजर आती है। लेकिन सिंपल साधारण शब्दों में देखा जाए तो पोटेंशियल ये नज़र आती है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल की पोटेंशियल 26 के आसपास है, सॉरी स्टॉक की, और इंडस्ट्रियल की पोटेंशियल कितना 31 के आसपास है। अर्थात
25% के आसपास को देखने को मिलता है, यहाँ पे पोटेंशियल बनती नजर आती है, जिसके हिसाब से देखा जाए तो करीब 100 से 125 रुपये, 150 रुपये तक आगे चल सकती है आगे स्टॉक को लेकर। एक नज़र डालेंगे इसकी बिजनेस मॉडल में। बिजनेस मॉडल में क्या कहते हैं, जहाँ पे 47 दिन में इनके पास डेटर्स पैसे देते हैं, और उस डेटर्स के पैसा में देखा जाए तो सेल्स के बेसिस पे कितना है, करीब 13% का डेटर पड़ा हुआ है। प्रॉफिट के बेसिस पे डेटर को देखें तो ये करीब करीब 70% के आसपास का प्रॉफिट के बेसिस पे डेटर खड़ा होता है इस कंपनी को लेकर के। अब आते हैं एक नज़र, विप्रो इज एंगेज इन द ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग इन द बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। BPS company. It is a fourth largest Indian player in the global IT service industries behind TCS, Infosys and the HCL टेक्नोलॉजी। अर्थात तीन चार जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें कि TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL, ये इन सभी चारों की लिस्ट में ये भी एक बड़ा चौथा नाम निकल के आता है जिसका नाम है विप्रो। अब आगे क्या थी कंपनी के बारे में एक नज़र डालेंगे इसकी चार्ट में, जहाँ पे चार्ट हम बात कर रहे थे ना, चार्ट में लगातार एक बढ़ती नज़र आती है अब स्टॉक, जहाँ पे इतनी सपोर्टिंग जैसे ही इन्होंने ब्रेकआउट किया था उसके बाद यहाँ से एक बुलिश नज़र आती है और ये स्विंग करती नज़र नज़र आती है लगातार, और जिस हिसाब से गिरा था ना वो भी एक स्विंग वाला पोजिशन ही था यहाँ से। उसके बाद उन्होंने बेस बनाया, बेस बनाने के बाद मार्केट जंप करती नजर आई, क्योंकि इससे पहले का जो बेस देखकर पहले का बेस इसी के आसपास एक बार इस प्राइस पे आसपास कई बार आ चुका है स्टॉक, एक बार नहीं कई बार स्टॉक आ चुका है, और स्टॉक पे आने के बाद अच्छी सी मोमेंटल देखने को बनती नजर आती है। हमने इसका ऊपर का देखा है कि पोटेंशियल पी के रेशियो पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल पी क्या कहती है इसके बारे में जहाँ पे नज़र डालें तो यहाँ पे देखने को ये मिलती है जो पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल में 9 कंपनी को रखा गया, जिसमें कहती है कि 31.32 मान लेते हैं। 32 में सबसे जो कम है, नियर अबाउट द सेम है, वो निकल के आती है TCS का। TCS इज द सेम एज पर द इंडस्ट्री ग्रोथ, जिस हिसाब से इंडस्ट्री ग्रोथ है उस हिसाब से सेम करती नज़र आती है। और जो बाकी कंपनियां का है वो कहती है जो इनका ग्रोथ जो है वो करीब विप्रो का और भी कम है, जो कि पी देखा जाए करीब 25% के 25 के आसपास है, जिसकी इसकी नियरली 20 से 25% का जंप हो सकता है यहाँ से। और इसके बाद इसकी तुलना करें तो फिर एक और निकल जिसका नाम है LTI माइंट्री करके आते हैं, उनका भी 34 के आसपास है। HCL का भी ठीक है, और इन्फोसिस का देखने को मिला कि जो कि इंडस्ट्रियल के एवरेज से अभी पी कम ही देखने को मिलती नजर आती है। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में उस पर चलते हैं, और क्वार्टरली डेटा क्या कहती है इस कंपनी के बारे में, तो वो कहती है कि लगातार कंपनी एक ग्रोथ लेवल पे चलती नहीं रहती है। यहाँ पे 22,000 करोड़ तक का इनका क्वार्टरली सेल्स बना है। उसके हिसाब से देखा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 20% के आसपास बना है, ठीक है कि एवरेज भी देखेंगे तो पिछले साल से अच्छा खासा देखने को बनती नजर आती है। इसके बाद यदि हम प्रॉफिट को कंपेयर करें तो प्रॉफिट कहती है नियर अबाउट द एवरेज, इसलिए 4-5 क्वार्टर में एक अच्छी पोटेंशियल बनती नजर आती है, जहाँ पे 2800 करोड़ क्या 886, 2600, 2700, फिर 2800, मतलब एक ना एक क्वार्टर में इनका अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। ईयरली कहती है इनका टोटल सेल्स कितना पहुंचे पता है, 90,000 करोड़ का इनका टोटल सेल्स पहुंच गया है, और 19% के आसपास की मार्जिन बनती है स्टॉक को लेकर के। और मार्जिन के बाद देखा जाए तो इनकी टोटल सेल्स के देखें तो 11,000 करोड़ के आसपास का टोटल सेल्स बनती है इस साल में, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा गिरावट था, इससे गिरावट देखने को मिला, इससे भी गिरावट देखने को मिला, लेकिन इसको थर्ड ऑफ द ईयर कह सकते हैं, फिलहाल ये नहीं है, इसको थर्ड टर्म कह सकते हैं, जहाँ पर कंपनी ने एक अच्छा सा प्रॉफिट बनाया है, करीब 11,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट बनाया है। हिस्टोरिकल डेटा कहती है इसके बारे में, जहाँ पे सेल्स ग्रोथ में देखा गया कि करीब 3 साल में 13% तक मतलब एवरेज है, बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ भी एवरेज से कम देखने को मिलता है, और स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है, उतना ज़्यादा पुल बैक नहीं देखने को मिला, जहाँ पे रिटर्न इक्विटी थोड़ा सा इसके हिसाब से थोड़ा सा इनमें चारों सेक्टर में ये रिटर्न इक्विटी थोड़ा सा हल्का पॉजिटिव देखने को मिलती नजर आती है। अब आते हैं इसमें एक चीज़ रखने वाली बात, जहाँ पे सेंटीमेंटल की बात करें तो सेंटीमेंटल क्या कहती है स्टॉक के बारे में। सेंटीमेंटल कहती है कंपनी के बारे में, जहाँ पे देखा जाए कंपनी सर्टिफिकेट की बात करती नज़र आती है। उससे पहले कंपनी ने अलॉटमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में उन्होंने अलॉटमेंट किया था, और कुछ अपडेट लेटेस्ट तो ऐसा कुछ अपडेट निकल के नहीं आती नज़र आती है फिलहाल, ऐसा कोई अपडेट निकल के। बोर्ड मीटिंग की बात करती है, और बोर्ड मीटिंग पर ध्यान देने वाली बात है, तो बोर्ड मीटिंग कब कहती है कंपनी उसके बारे में एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। तो बोर्ड मीटिंग कहती है कंपनी कब होने वाली है इसका, जहाँ पे ये बेसिकली 3 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, एक न्यूयॉर्क में भी लिस्टेड है, और
मुंबई दिल्ली मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसके तरफ देखा जाए तो ये कंपनी कहती है कि 30 जून का जो डेटा है वो हम लेके आने का प्रयास करेंगे। कब से? जुलाई 18-19 के आसपास पर मीटिंग होने वाली है। और अप्रूव 19 को हमारा मीटिंग में होने वाला है, 19 जुलाई को। फिर हमारा रिजल्ट्स का पार्ट आ जाने वाला है। तो ये एक इसके लिए लेटेस्ट अपडेट ये था जो 19 को इसके ध्यान रखने वाली बात है। और इसके बाद एक रीस्ट्रक्चर की बात करती नज़र आई थी कंपनी। ये कंपनी अपनी कंपनी में के अंदर रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रही होगी। तो देखा जाए तो कंपनी कहती है ऑस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड स्टेप डाउन सब्सिडी ऑफ द विप्रो लिमिटेड हैज़ बीन वॉलेंटरी री रजिस्टर्ड विद द इफेक्ट फ्रॉम द जून 26 को किया था। कंप्लीशन ऑफ द फोर्सेस लिक्विडेशंस aforesaid liquidation reflected to the commercial registry रिकॉर्ड ऑन द जून 27 को उन्होंने दिया था ये अपडेट एक्सचेंज को। तो इसका लेटेस्ट अपडेट ये था कंपनी के बारे में। अब आते हैं एक नज़र हम एक सेगमेंट वाइज देखने का प्रयास करें, जहाँ पे इन कंपनी कहाँ कहाँ पे कामकाज करती है। तो सर्विसेज में देखें तो करती है एप्लीकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, बिजनेस प्रोसेस, क्लाउड कंसल्टिंग, साइबर सिक्योरिटीज, डेटा एनालिसिस, डिजिटल एक्सपीरियंस, इंजीनियरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करती है। इंडस्ट्री देखें तो इंडस्ट्री कहाँ कहाँ काम करती है, एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटोमोटिव्स, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट और कम्युनिकेशंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर पैकेज गुड्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, लाइफ साइंस एंड फार्मा। मतलब कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिन सेक्टर में उनका कामकाज ना चलता हो। हर सेक्टर में उनका जो कि आईटी से रिलेटेड कामकाज है वो कामकाज करती नजर आती है। इसके बाद एक नज़र डालते हैं सेगमेंट वाइज में, आखिर सेगमेंट वाइज क्या कहता है कंपनी के बारे में। उससे पहले एक साल के चार्ट देखे, एक साल के चार्ट में लगातार एक प्रो लेवल देखने को बनती नजर आई है स्टॉक में। इसके बाद कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन तरफ देखें तो कंपनी डिविडेंड देती है, लेकिन डिविडेंड का पार्ट कुछ ऐसा बड़ा नहीं है कंपनी को लेकर के। और उसके बाद एक चलिए नज़र डालते हैं कहाँ पे कॉर्पोरेट है, यहाँ पे हम सेगमेंट वाइज में देने का प्रयास करें। सेगमेंट वाइज यहाँ पे बड़ी कंपनी, सेगमेंट वाइज तो बिल्कुल होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। तो सेगमेंट वाइज में यहाँ पे सेगमेंट वाइज डेटा नहीं है, इसलिए इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। आखिर किस सेगमेंट से इनके पास ज़्यादा पैसा आता है, किससे कम आता है, तो ये हमने इसको देखने का प्रयास किया है। आगे चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहते हैं स्टॉक के बारे में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को जानने के प्रयास करते हैं। शेयर होल्डिंग विप्रो के बारे में कहती है नियर अबाउट द, इनके पास जो होल्डिंग है वो 72% होल्डिंग इज अ प्रमोटर और 77% होल्डिंग इज द कितना 27 नियर अबाउट 73 और 27 इज द नियर द पब्लिक। नंबर ऑफ शेयर इनका काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें पब्लिक के पास ऐसे कम शेयर है। इसके बाद देखें तो इसका क्या एक्सपेक्टेशन निकल के आती है मार्केट में, जहाँ पे लगता है कि सबसे ज़्यादा कौन एक बुलिश है इस स्टॉक को लेकर के। तो देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रमोटर के बाद जो प्रमोटर हैं आजिम्स मिशन प्रेमजी पार्टनर्स हैं। इसके बाद देखा जाए तो इसके पास प्रमोटर के बाद जो सबसे ज़्यादा है वो एफआई की पोजीशन कितना 6% के आसपास, जो कि डीआई से कम है। डीआई की पोजीशन कितना, डीआई की पोजीशन करीब 8% से ज़्यादा, जो कि इसमें बड़ी बड़ी संस्था में एल आई सी ग्रेजुएटी फंड पड़ा हुआ है, एल आई सी की एसबीआई एब्डिगेट से पड़ा हुआ है, और ढेर सारे कंपनी के फंड एसबीआई के थे कभी, लेकिन फिलहाल देखने को नहीं मिलती है एसबीआई एब्डिगेट फंड है। पब्लिक के पास देखें तो पब्लिक कहती है 11-12% के आसपास, जिसमें से दो नाम निकल के आता है जिसको नाम मुझे लगता है कि इनको शायद एफआई में कन्वर्ट करना चाहिए था। जेपी मॉर्गन चिस बैंक्स नाइजीरिया करके है या नीदरलैंड है। इसके बाद दूसरा निकल के आती है इनका टू कुछ इसके बारे में जरा एक नज़र डालें क्या कहती है कंपनी के बारे में। तो जेपी मॉर्गन चिस बैंक की बात करते हैं, जहाँ पे इनके पास 2% की होल्डिंग इस कंपनी में है। और एक रिटेल कामकाज कहाँ पे करते हैं इस कंपनी के अंदर, तो वो नज़र आती है जो रिटेल में इनके पास यदि देखा जाए किसी जिनके पास 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है वो कहती है नियरली, और 2 लाख से ज़्यादा की है उनको 4-2-6-7% के आसपास मान लेते हैं। 7% के आसपास जो होल्डिंग है वो एक कम्प्लीटली रिटेल में है। रिटेल्स इंडिविजुअल्स के अंदर देखने को मिलती नज़र आती है। इसके बाद देखा है तो इसका पोटेंशियल हमने देखा ही था। इसका पीयर्स में यहाँ पे देखें पीयर्स कौन कहता है, पीयर्स को कंपेयर करें तो कहती है सबसे पहले टाटा कंसल्टेंसी जिसको टीसीएस कहते हैं, जिसका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा है, रेवेन्यू की बेसिस पे प्रॉफिट भी अच्छा देखने को मिला है। दूसरे नंबर पे इन्फोसिस आती है, तीसरे नंबर पे विप्रो, चौथे नंबर पे एचसीएल, फिर टेक महिंद्रा और एलटी महिंद्रा आती है।
यहाँ इसके बेसिस पे टर्नओवर के बेसिस पे देखने को मिलता है, रेवेन्यू के बेसिस पे। स्टैंड अलॉन यदि कंसोलिडेटेड डेटा देखें तो कंसोलिडेटेड डेटा में सबसे टॉप पे आती है टाटा कंसल्टेंसी, फिर इन्फोसिस, फिर एचसीएल, फिर आता है विप्रो। अर्थात जो विप्रो का नंबर है वो चौथा नंबर पे है ओवरऑल रिवेन्यू मॉडल में कंसोलिडेटेड डेटा पे, फिर पांचवा नंबर टेक महिंद्रा। इन सबको कंपेयर करने का प्रयास करेंगे यदि चार्ट निकलती है तो किसका क्या ग्रोथ लेवल है, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ क्या कहती है, किसके बारे में क्या कहना चाहती है कंपनी। तो हमने समझने का प्रयास किया इस कंपनी के बारे में, जिसका नाम था इन्फोसिस, इसका नाम था विप्रो, सॉरी नॉट इन्फोसिस, जिसका नाम था विप्रो। और एज ऑन टाइम देखा जाए 5 साल में परफॉर्मेंस, तो 5 साल में 108% का जंप करती है। ऐसे ही ये 1 साल में 38% जंप करती है, और 6 महीने में करीब 19%, 1 महीने में देखा जाए 13%, और 5 दिन में थोड़ा सा हल्का पल्का खरीदारी बिकवाली का प्रेशर बनता नजर आया है। तो 5 दिन एक सप्ताह था, एक सप्ताह की लास्ट ट्रेडिंग में थोड़ा सा ऐसा प्रेशर बनती नजर आती है स्टॉक को लेकर के। जहाँ पे देखें जो चार्ट है यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट क्या कहती है कंपनी के बारे में। लेटेस्ट अपडेट 1 घंटे पहले आया था, कहती है जब प्राइस टुडे इन द हाई, टुडे विप्रो इज ड्रॉप एम्स, मार्केट डिक्लाइन करती नजर आती थी। आईटी अर्निंग्स प्रीव्यू इन द एंड ऑफ द डाउन ग्रेड साइकिल की बात करती नजर आई है। उसके बाद कुछ एनालिसिस कॉल की बात करती नजर आई है। उसके बाद देखा जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट और एनुअली रिजल्ट इसके बारे में क्या कहती है, क्योंकि वाई ओ वाई के हिसाब से क्वार्टरली देखें तो इनकम में क्या नजर आता है, निगेटिव देखने को मिलता है। रिवेन्यू में क्या है, गिरावट आ गई। एनुअली कहती है जहाँ पे गिरावट का पोजीशन देखने को मिला है एनुअली डेटा में 24 के डेटा तक में। उसके बाद यदि हम इसको बैलेंस शीट की तरफ देखें तो बैलेंस शीट भी कहाँ पे वाई ओ वाई हिसाब से चेंज में थोड़ा सा कैश शॉर्ट टर्म बढ़ा है इन्वेस्टमेंट। और कैश फ्लो की क्या हाल चाल है, कैश फ्लो की हाल चाल में देखा है तो वाई वाई हिसाब से कैश फ्लो में एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे देखा तो नेट इनकम में गिरावट देखने को मिला है। करीब नेट इनकम के अंदर 2% का 2-3% के आसपास वाई वाई हिसाब से चेंज, एक गिरावट का माहौल देखने को मिलता नजर आया है। आगे इस स्टॉक के बारे में आगे जानने का प्रयास करेंगे, जो कि लेटेस्ट अब जून वाला रिजल्ट आएगा। अभी 19 जुलाई को टाइम फ्रेम है, उस पर हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों तब तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे हम कंप्लीट स्टडी करते हैं, ना कोई रिकमेंडेशन, ना कोई एडवाइस, ना किसी खरीदने और बेचने को लेकर कोई सलाह या आपको सलाहकार देते हैं। कंप्लीटली लर्निंग पर्पज़ के लिए होता है, जहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप, एक लंबा हो जाता है लेकिन हम लर्निंग करने का प्रयास करते हैं, वो भी लाइव में, कोई विदाउट कोई एडिशंस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों।